गुड मॉर्निंग ऑल। आज से करंट अफेयर की क्लास है आप लोगों की। ठीक, तो हम पहले 24 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मुझे ऐसे पढ़ना है, और अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसको मुझे कैसे इंक्लूड करना है, क्या मुझे याद रखना है, ये हम थोड़ा एनालिसिस कर लेंगे। ठीक, तो 24 वाला जो भी पेपर हुआ था जून में, वो वाले पेपर को हम लेके थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक, तो अब जैसे यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत का लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे क्या पूछा, नियुक्ति से संबंधित। तो क्वेश्चन क्या हमको समझ आ रहा है यहाँ पे कि उन्होंने नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछा कि लोकपाल जो है, लोकपाल कहाँ होते हैं, स्टेट में या सेंटर में? सेंट्रल में। ठीक, और स्टेट में उसी के पैरेलल क्या होते हैं, लोकायुक्त। ठीक, तो यहाँ पे ये पूछा कि अभी देखो जब पेपर हुआ था उसके पहले आपने क्या देखा कि लोकपाल जो है वो चेंज हुए, नए लोकपाल नियुक्त हुए। तो जो न्यायमूर्ति अजय मणिकर खानविलकर जी जो थे उनको नियुक्त किया गया। तो हमने देखा कि करंट से रिलेटेड नियुक्ति हुई कोई सेंटर में या स्टेट में। तो अभी उन्होंने क्या पूछा, लोकपाल का पूछा। कल को हो सकता है कोई और चेंज हो, जैसे CJI चेंज हुए अभी, वो पूछ सकते हैं। चीफ जस्टिस अपने जो हाई कोर्ट के, स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी चेंज हुए, तो हो सकता है उनकी जगह वो पूछ लें, या लोकायुक्त कौन है ये भी पूछ सकते हैं। तो मतलब इससे क्या समझ आ रहा है कि वो नियुक्ति जो हो रही है अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनकी जो नियुक्ति हो रही है उनसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक नाच गायन शैली से संबंधित है। अब क्वेश्चन क्या दिया है, डायरेक्ट दिया है कि नाच गायन शैली से संबंधित है, लेकिन जब तक आप करंट नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये चारों जो हैं, इनके चारों का जो ऑप्शन में नाम दी, ये सभी 2024 में पद्मश्री अवॉर्डी हैं। कौन है, पद्मश्री अवॉर्डी हैं। अब जब करंट पढ़ा होगा तो याद रहेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि वो तो MP का ही क्वेश्चन है। अब उन्होंने कहीं भी ये नहीं दिया कि ये पद्मश्री अवॉर्डी कौन है, या ऐसा कुछ नहीं पूछा, लेकिन है वो कौन सा क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है, उन्होंने पर्टिकुलर किसका पूछा, माच का। तो माच से संबंधित कौन थे, ओम प्रकाश शर्मा। अब ये तो ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस देख लो, तो कालूराम बामनिया, इनको भी पद्मश्री मिला था, और कौन, सत्येंद्र सिंह लोहिया, भगवती लाल राजपुरोहित। तो ये सभी क्या थे, पद्मश्री अवॉर्डी थे अलग अलग। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। अब नोबेल पुरस्कार से के बराबर एक पुरस्कार दिया जाता है स्टैटिक्स की फील्ड में। तो ये पूछा गया कि 2023 का किसको मिला, इंटरनेशनल अवार्ड है। तो यहाँ से क्या समझ आया, पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि वो नियुक्ति का पूछ रहे हैं। दूसरा उन्होंने क्या पूछ लिया, पद्म अवार्ड्स। तो पद्म अवार्ड्स तो इंडिया के लिए वैसे भी महत्वपूर्ण है, और पद्म अवार्ड में भी बेसिकली वो किसका पूछ रहा है, जो MP के जिन लोगों को मिला। तो MP से इंडिया के करंट में भी MP के जो लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हमको उन पे ज़्यादा फोकस करना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इन्होंने क्या पूछ लिया कि नोबेल पुरस्कार के बराबर जैसे सांख्यिकी का एक पुरस्कार मिलता है, तो वो अवार्ड किसको मिला। तो यहाँ पे किसको मिला था, CR राव को मिला था। तो CR राव यहीं पे से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इंडियन नाम से समझ आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया है उन्होंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है कि जो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं। अब श्री अन्न योजना जो थी, अब मिलेट्स ईयर आपको पता है कि जो लास्ट ईयर था उसको क्या बनाया गया, मिलेट्स ईयर बनाया गया, UN के द्वारा घोषित किया गया था। तो मिलेट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद उससे संबंधित श्री अन्न किसको बोला गया, मिलेट को बोला गया था। जो बजट आया था उसमें श्री अन्न बोला गया मिलेट्स को। तो अब उसके लिए पर्टिकुलर एक
योजना बनाई गई एमपी में और वो करंटली वो योजना बनी। अब मिलेट्स को प्रोत्साहन हो रहा है और करंटली वो योजना बनी, तो मिलेट्स वैसे ही इम्पॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड क्या योजनाएं इम्पॉर्टेंट है। तो करंटली योजना आई और डायरेक्ट आपको देखने को मिला कि सीधा सीधा क्वेश्चन कहाँ पे पूछ लिया गया, एग्जाम में पूछ लिया गया। तो अब इन्होंने क्या ऑप्शन दिए, यहाँ मध्य प्रदेश में मिलेट मोटे अनाज को प्रोत्साहित करती है, तो हाँ करती है, उसका नाम ही है श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। फिर यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, हाँ पूरे मध्य प्रदेश के लिए स्टेट योजना थी ना ये, तो पूरे मध्य प्रदेश में लागू थी। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्या है, यह योजना 23-24 से 25-26 तक की अवधि की है, तो उसमें अवधि पूछ ली। तो तीनों स्टेटमेंट क्या थे इसके, करेक्ट थे, तो डी आंसर इसका करेक्ट था। फिर हमने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने। तो अब ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया। तो अब आपको क्या देखने मिल रहा है, डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। पहले नियुक्ति पूछ ली, फिर उसके बाद इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड्स पूछ लिए, दोनों हो गए। फिर उसके बाद आपने योजना भी देख ली उसमें, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या आ गया, उसके बाद हमने क्या देखा कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब स्पोर्ट्स क्वेश्चन FIDE जो है, FIDE जो है वो चेस जो है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है उसकी एपेक्स बॉडी है, तो टूर्नामेंट करवाती है। तो 2024 में इन्होंने पूछा तो किसने जीता, तो डी गुकेश ने। तो हमको मतलब अलग अलग जो इंटरनेशनल फेडरेशंस हैं मिसलिनियस पार्ट में हम उनको देखेंगे और उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि करंटली अगर जीता है कोई तो कौन जीता है, और अगर इंडियन है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिर वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी किससे है, स्पोर्ट्स से संबंधित है। अभी अपन ने स्पोर्ट्स का किस लेवल पे देखा, इंटरनेशनल लेवल पे देखा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये कहाँ पहुँच गए हम, अर्जुन पुरस्कार पे पहुंच गए, ठीक। अब यहाँ पे देखो अर्जुन पुरस्कार में अब ये पर्टिकुलर किसका बोल रहा है, पैरा कैनो खिलाड़ी। तो आंसर तो क्या है, प्राची यादव है। लेकिन जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि प्राची यादव किस खेल से संबंधित है, क्या हमको इस क्वेश्चन को कर पाते क्या आंसर, नहीं। तो हमको मतलब जितनी भी अवार्ड्स पढ़े, पहले हमने अवार्ड्स में नाम पढ़े, तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो जो खिलाड़ी है जिसका हमने नाम पढ़ा है पर्टिकुलर कौन सा गेम खेलता है। अगर किसी को ये भी नहीं पता होगा कि मतलब कि अर्जुन अवश्य पुरस्कार मिला या नहीं मिला उसको, लेकिन पैरा कैनो खिलाड़ी है, तो पैरा कैनो खिलाड़ी कौन थी, प्राची यादव थी। तो आसपास की चीज़ से रिलेट करके भी आप उसको आंसर कर सकते हो। तो ये भी स्पोर्ट्स का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में मनोनीत या नामित किया गया। मतलब इन्होंने ये पूछा कि प्रेसिडेंट जो है, आपको पता है प्रेसिडेंट कितने लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है, 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। अब ये क्या हो गया, पॉलिटी का वैसे क्वेश्चन हो गया। अब इसको करंट से रिलेट करके उन्होंने कैसे पूछा कि जो अभी जो 12वां सदस्य है वो किसको मतलब नॉमिनेट किया, तो यहाँ पे सुधा मूर्ति जो है उनको नॉमिनेट किया गया था। तो अब देख रहे हैं आप डाइवर्सिटी अलग अलग की, पॉलिटी से भी स्पोर्ट्स से भी हर चीज़ को कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देख लिया, कुछ डाउट है? नहीं, एक ही क्वेश्चन था इस पे। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे वर्ष 2024 में ये वाला सेम है वो, ये ठीक है। लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है। अब लम्हेटा घाट आपको पता है जो जियोलॉजिकल पार्क है, जियो पार्क है, वो कहाँ पे खोला जा रहा है, जबलपुर में। अब जबलपुर में भी पर्टिकुलर कहाँ पे, लम्हेटा घाट में। तो ये उन्होंने डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन दे दिया कि जबलपुर लम्हेटा घाट जो है वो कहाँ पे है, तो जबलपुर में है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे स्थापित की गई? तो सबको पता है कि उज्जैन में, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं होता वो करंट में तो आंसर कर पाते क्या? नहीं, क्योंकि ये कुछ हॉट टॉपिक्स ऐसे हैं। अब उसमें देखो क्या लिखा है, विश्व की पहली, विश्व में पहला कुछ एमपी में हो रहा है तो वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एमपी का तो करंट इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इंडिया लेवल पे और मतलब नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर एमपी में अगर कुछ पर्टिकुलर चीज़ हो रही है पहली बार, और पहला तो क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ से उन्होंने इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब क्रिकेट से एक क्वेश्चन आ गया फिर कि जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में विजयी रहा। मतलब अब आप और जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या पैटर्न है। तो क्रिकेट जो है हमेशा से एमपीपीएससी का एक हॉट टॉपिक रहा है, फेवरेट टॉपिक है वो। तो जब इसलिए हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का क्यों बार बार बोला जाता है, क्योंकि आप उससे एनालिसिस कर पाओ कि एक्चुअल में पेपर की क्या डिमांड क्या है। अब पहले भी जिन लोगों ने देखा होगा अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर, तो उनको पता है कि क्रिकेट फेवरेट टॉपिक है, तो क्रिकेट को तो अपन को तैयार करना ही है। अब यहाँ पे ये पूछा कि विजयी रहा, तो आंसर क्या था इसका, भारत 4-1 से विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानायक टांट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित हैं? देखो अब इसको थोड़ा कनेक्ट करना, ये अभी लग रहा होगा आपको कि ये एमपी का क्वेश्चन, मतलब एमपी जो अपन अलग से पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन एमपी का ही है, ये बात सही है, लेकिन इसको उन्होंने करंट से कैसे कनेक्ट किया, क्योंकि जो टांट्या मामा है, अभी आपने करंट में न्यूज़ सुनी होगी, लगातार किसी चौराहे का नाम है तो टांट्या मामा के नाम पे कर दिए, जैसे भंवरकुआ चौराहे का, फिर पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टांट्या मामा से कर दिया। अब जब वो करंट में बार बार कोई एक्टिविटी हो रही है एमपी में, तो उसको रिलेट करके वो स्टैटिक वाली चीज़ से पूछ सकते हैं आपसे, ठीक। तो इसलिए उन्होंने क्या पूछ लिया यहाँ पे, टांट्या मामा है किस जनजाति से संबंधित है, तो भील जनजाति से संबंधित है। मतलब जो करंट में टॉपिक चल रहे हैं उनसे भी आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन। अब जैसे मैंने वो यहाँ इंक्लूड नहीं किया, जैसे इलेक्शन हुए थे अभी थोड़े टाइम पहले, तो इलेक्शन कमीशन से भी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किसके नाम से चल रही है? अब ये जो स्वरोजगार योजना है ये कब, सितंबर 2022 में 2 योजना निकाली सरकार ने, ठीक। किस किस के नाम पे, एक टांट्या भील के नाम पे और एक बिरसा मुंडा के नाम पे स्वरोजगार योजना निकाली। इसमें क्या दिया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है ट्राइबल पीपल्स को, जो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो पॉपुलेशन है, अगर वो कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको बैंक क्या दे रही है, लोन देने का काम कर रही है। तो इन्होंने यही पूछा आदिवासियों के लिए, क्या पूछा, मध्य प्रदेश में पर्टिकुलर, वो भी आदिवासियों के लिए। तो कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो 2 योजना चलाई जा रही थी, तो इसके 2 आंसर दिए थे, टांट्या भील और बिरसा मुंडा। ट्राइब उन्होंने एक अलग से भी यूनिट दी हुई है। अब ट्राइब को वो किससे कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे करंट से कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? अब जब हम एमपी पढ़ेंगे तो अलग अलग अवार्ड्स जो सीरीज़ होगी उसमें एमपी के अवार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब सिर्फ हमको ये नहीं पढ़ना है करंट में कि ये अवार्ड है और किसको मिला इस बार, उसका थोड़ा सा हम मिसलीनियस भी देखेंगे जब पढ़ेंगे। क्यों ज़रूरी है मिसलीनियस? अब उन्होंने डायरेक्ट क्या पूछ लिया कि आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान दिया जाता है और हर साल किसी महिला को ये अवार्ड दिया जाता है ट्राइबल उसके लिए, लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए। तो अभी हो सकता है उसने पूछ लिया कि ये अवार्ड किसको मिल रहा है, अभी हो सकता है कबीर सम्मान पूछ ले वो, या नेक्स्ट टाइम ये पूछ ले कि जो राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान है वो किसको मिला, 2021 का किसको मिला या 22 को किसको मिला, रिसेंटली जो मिले होंगे उनके बारे में पूछ लेगा वो। तो हमको साथ में करंट के साथ मिसलीनियस भी उसका कवर करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। अब आपको पता है चिन्नौर चावल जो है वो बालाघाट में होता है। बासमती की किस्म है एक, जो छोटी बासमती है उसकी वैरायटी है, ठीक। तो अब जीआई टैग रिसेंटली मतलब जैसे मिला कब था, ये 2022-23 के आसपास मिला था ये, ठीक। लेकिन इससे क्या पता चल रहा है, जो लास्ट 1 साल का या 1 से 2 साल के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी करंट से रिलेटेड, उसका भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो। क्योंकि रिसेंटली मिला था क्या, रिसेंटली तो नहीं मिला था, लेकिन 1-2 साल पुराना करंट भी वो एमपी से कनेक्ट करके पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था। अब इन्होंने, अब ये पर्टिकुलर आप क्या देख रहे हो कि किससे क्वेश्चन है, साइक्लोन से। आपको पता है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी साइड साइक्लोन्स एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, लेकिन जो छोटे मोटे साइक्लोन होते हैं वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। लेकिन ये जो साइक्लोन आया था पश्चिमी घाट पे, आपको पता होगा महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए, उसने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कॉज किया था और उसके कारण हमारे एमपी में भी क्या हुई थी, कुछ बारिश देखने को मिली थी इस साइक्लोन के वजह से। तो ताउते जो साइक्लोन था तौकते, तो उसके कारण हुआ था, तो बहुत डिस्ट्रक्टिव था। तो हमको ये भी देखना है कि वेस्टर्न घाट्स में कौन से आ रहे हैं और पश्चिमी तट पर वेस्टर्न कोस्ट पे और ईस्टर्न कोस्ट पे, अलग अलग कोस्ट पे साइक्लोन हमको अलग अलग कैटेगराइज करके पढ़ना है। क्योंकि उसने देखो पर्टिकुलर क्या दिया है, पश्चिमी तट पर, तो यहाँ पे हम उसको अलग अलग कैटेगराइज करके भी, और उस टाइम पे बहुत डिस्ट्रक्टिव था, करंट एक्टिविटी थी, इसलिए उन्होंने पूछ लिया ये क्वेश्चन। तो ये तो अपने करंट के कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए थे कि जैसे कोई मिनरल दिया हुआ है तो उन्होंने पूछ लिया कि कौन सा मिनरल है जिसमें एमपी टॉप करता है। तो कहीं ना कहीं करंट का भी क्वेश्चन हो गया, इकोनॉमी का भी। तो जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे या हम करंट में भी कुछ देखेंगे चीज़ क्वेश्चंस, तो इकोनॉमी की जैसे कोई योजना हो गई, ठीक, या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड कोई मिनरल का पूछ लिया कि कितने % है, या फिर ये पूछ लिया जैसे डायमंड का ही पूछ लेते हैं, वो एग्जाम्पल के पहले पूछ रखा है, तो हो सकता है आप कोल का पूछ लेंगे, कोल का भी पूछ लिया उन्होंने, बॉक्साइट का पूछ सकते हैं कि कौन से नंबर पे है, या इंडिया में कोल जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है। तो उसके लिए रिपोर्ट जारी होती है, मिनरल रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट आती है अलग अलग, तो उसको भी स्टडी करना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे कौन सा अग्रणी राज्य है कौन सा नहीं है। तो इकोनॉमी के तो ज़्यादातर क्वेश्चंस करंट से रिलेट करके ही वो पूछते हैं, ठीक। अब उन्होंने आपने देखा ट्राइबोलॉजी, ट्राइबोलॉजी कौन सी यूनिट है आपकी, यूनिट 10 है एमपी की। उससे भी अपन ने क्या देखा, एमपी से क्वेश्चन तो वो पूछ रहे हैं, और एमपी क्या है, ट्राइबल स्टेट है, सबसे ज़्यादा ट्राइब्स जो है एमपी में पाई जाती हैं, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, एक यूनिट भी है अपनी, तो वो करंट से रिलेट करके भी पूछ सकते हैं, और उसमें स्टैटिक तो वो पूछ ही रहे हैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन उसके, क्योंकि पूरी यूनिट दी हुई है उसकी। तो हमको ऐसे कनेक्ट करके लेके चलना है। आपको देखा कितनी डाइवर्सिटी और कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है करंट पे डिपेंडेंट है। करंट जब आप पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ आएगा कि कौन सा टॉपिक अब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। करंट इवेंट से रिलेटेड स्टैटिक टॉपिक्स भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट का सेशन। वो तुम ऑन करूँ ऊपर से। तो करंट की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो हमको ऐसा नहीं है कि करंट सिर्फ जैसे अब फैब में एग्ज़ाम है तो हम सिर्फ 2 महीने का करंट पढ़ लेंगे, नहीं। अभी आपने क्या देखा, प्रीवियस क्वेश्चन भी अगर आप पेपर उठाओगे तो कुछ क्वेश्चंस जैसे मैंने इकोनॉमी के
बस ऐसे इंक्लूड नहीं किया, लेकिन आप देखोगे तो उसमें भी 21 से, जैसे पेपर तो 24 का था लेकिन 21-22 की कुछ रिपोर्ट जैसे आई एक साल पहले या लास्ट जो रिपोर्ट आई तो उससे रिलेटेड भी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक, तो हमको पूरा एक जब एग्ज़ाम होगा उस ड्यूरेशन से 1 साल का तो ऑलमोस्ट मतलब पूरा करंट अफेयर हमको पढ़ना ही पड़ेगा, तब हमको पूरा समझ आएगा, क्योंकि वो तो कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं। अब हमको अलग अलग टॉपिक्स देखने हैं, जैसे विद्या समीक्षा केंद्र, ठीक, या फिर फिनटेक हब प्लान उत्तर प्रदेश का, बैन हलाल ब्रांडिंग पे जो बैन हुआ वो, नागालैंड म्युनिसिपल बिल जो आया था 23 में, फिर उत्तर प्रदेश का ड्रोन ऑपरेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज़, तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हम अभी कवर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्या समीक्षा केंद्र। तो विद्या समीक्षा केंद्र से आपको नाम से थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, विद्या तो किससे रिलेटेड होगा, एजुकेशन से रिलेटेड होगा, शिक्षा विभाग से रिलेटेड होगा। तो अभी जो रिसेंटली, वैसे तो विद्या समीक्षा केंद्र और भी बनाए गए, लेकिन रिसेंटली जो लास्टली जो बना था विद्या समीक्षा केंद्र हिमाचल में 2023 में हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है, बेसिकली चीफ मिनिस्टर वहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इनॉग्रेट किया था विद्या समीक्षा केंद्र को। कहाँ पे, शिमला। शिमला क्या है, हिमाचल की कैपिटल है ना, ठीक है। फिर उसके बाद अब विद्या समीक्षा केंद्र क्यों लेके आए, यहाँ पे क्या किया जाता है विद्या समीक्षा केंद्र में, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या किया जाता है, पहले कलेक्ट किया जाता है। पहले क्या करते हैं, वहाँ पे कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को, जब कलेक्ट करोगे तभी तो किसी चीज़ को एनालाइज करोगे। समीक्षा केंद्र, सेंटर्स बनाए गए हैं, अब सेंटर में पहले डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसको एनालाइज करोगे, उसकी समीक्षा करोगे। ठीक, जब आपके पास डाटा आएगा तब वो एनालाइज होगा, उसको एनालाइज किया जाएगा और उसके बेसिस पे क्या दी जाती है, रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब किसी चीज़ को, आप किसी डाटा को, मान लो कोई योजना बनाई आपने या आपको कोई योजना बनानी है, तो उसके लिए पहले आप क्या करोगे, एक सर्वे करोगे, तो उसके आधार पे मान लो कोई योजना बनाई, अब आपको ये देखना है कितना ये वर्क कर रही है कितना नहीं। समीक्षा केंद्र बने हुए हैं तो क्या करेगा, डाटा को कलेक्ट करेगा, उसको स्टडी या समीक्षा एनालाइज करने का काम करेगा, उसके बेसिस पे रिपोर्ट देगा। तब ऐसे काम होगा तो क्या होगा, काम को और अच्छा बनाया जा सकता है जो आप काम कर रहे हो, या उसके बेसिस पे फ्यूचर में अगर कोई पॉलिसी लॉन्च करनी है एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड तो उसमें मदद मिलेगी। ठीक है, तो विद्या समीक्षा केंद्र या सेंटर्स क्यों बनाए जाते हैं, कि बनाए गए क्योंकि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके काम को और अच्छा करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए। ठीक, द इनोवेटिव डाटा रिपोजिटरी हैज़ बीन एबल टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द स्टेट बाय इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी एंड डाटा ड्रिवन अप्रोचेस। ये क्या करता है, एक इनोवेशन टाइप से देखा गया कि डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, फिर एनालाइज और फिर उसके बाद उससे रिपोर्ट तैयार की जा रही है। देखो, विदित हो कि VSK मतलब विद्या समीक्षा केंद्र, VSK एक व्यापक डाटा भंडारण के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि डाटा को एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं तो डाटा भंडारण के रूप में देखोगे, जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित सभी योजनाओं से जानकारी एकत्रित करेगा। कौन से मंत्रालय की बात कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री या शिक्षा मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उनकी सभी जानकारी को एकत्र करने का काम करेगा, और इसके उद्देश्य प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर राज्य में शिक्षा प्रणाली की दक्षता को बढ़ाना है। मतलब टेक्नोलॉजी जो है उसकी मदद से क्या करना है, शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है उसको इम्प्रूव करने का काम करेंगे। बेसिकली AI और टेक्नोलॉजी की मदद से ये काम किया जाएगा। तो कहाँ पे आया विद्या समीक्षा केंद्र, हिमाचल प्रदेश में। अब उससे आपको ये भी पता चल गया वहाँ के CM कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक,
अब एक टर्म आती है फिनटेक। पहले फिनटेक का मतलब समझते हैं हम। फिनटेक क्या होता है? फिनटेक होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। क्या होता है फिनटेक? फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक, फिनटेक का एक तरीके से दो टर्म से मिलके बना है, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी। फिन मतलब फाइनेंशियल और टेक मतलब टेक्नोलॉजी। ठीक, ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको ऐसी टेक्नोलॉजी जो फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, क्या फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स किसको प्रोवाइड करवाएगी? कंज्यूमर्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। उसी को क्या बोला जाता है? फिनटेक। ऐसी टेक्नोलॉजी जो फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स कंज्यूमर और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करवाती है, उसी को फिनटेक बोला जाता है। ठीक, ये फिनटेक समझ आया। अब यहाँ पे क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश में फिनटेक हब की योजना लाई गई। अब फिनटेक हब मतलब एक पूरी तरीके से एक जगह को विकसित करना, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या फिनटेक हब बनाना। तो जो यूपी गवर्नमेंट है उसने नोएडा का जो एरिया था उसको ऑक्यूपाइड किया, किसके लिए? फिनटेक हब बनाने के लिए। अब किस तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाएंगी? एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो क्रिप्टो करेंसी सुनी है सभी ने। क्रिप्टो करेंसी से क्या होता है कि एक फाइनेंशियल करेंसी मतलब डिजिटल करेंसी है, उसमें जैसे आपको ट्रांजैक्शन करना है तो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होगा कि अगर मुझे किसी से पैसे का लेन देन करना है तो मैं डायरेक्ट करूंगी, मुझे बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा। मतलब बैंकिंग को मीडिएटर ना बना के मैंने एक करेंसी बनाई और वो मैं उससे डायरेक्ट अपना ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, यहाँ पे बैंक का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक, तो देखो यहाँ पे जापानी शहर और फिल्म सिटी। फिल्म सिटी किसको बोला जाता है? मुंबई को। मुंबई को फिल्म सिटी। तो जापान और फिल्म सिटी मतलब मुंबई के बाद यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कि फिनटेक हब को बनाने की योजना लाई गई। ठीक, तो किसके बाद? सबसे पहले जापान और इंडिया में कहाँ पे? मुंबई जो है बेसिकली फिल्म सिटी, वहाँ पे लेके आया गया होगा फिनटेक। फिर उसके बाद एनर्स्ट एंड यंग फिनटेक हब। एक एनर्स्ट एंड यंग एक बोल सकते हो इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई मतलब क्या बोल सकते हैं, एनर्स्ट एंड यंग जो है एक इंटरनेशनल डाटा एनालिसिस करती है, मतलब बेसिकली वो रिव्यू करने का काम करती है। तो फिनटेक हब के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं बेसिकली उनको तैयार करने का काम करती है। तो यहाँ पे किसने किया? अर्नस्ट एंड यंग ने। ठीक, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से प्रेरणा लेते हुए प्राधिकरण प्रस्तावित हब की योजना के लिए नोएडा में 350 एकड़ क्षेत्र देने पर विचार कर रहा है। तो अभी कहाँ पे बात कर रहे हैं हम? उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की थी? पहला कहाँ पे? फिल्म सिटी मतलब मुंबई की बात की। तो पहला आया मुंबई में, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में भी फिनटेक हब जैसी कोई चीज़ लाई गई है, क्योंकि तभी लिखा है उन्होंने उनसे प्रेरणा लेते हुए। तो अब किस में आएगी? यूपी में आएगी। तो 350 एकर्स ऑफ लैंड जो है बेसिकली नोएडा किस में आता है? एनसीआर वाले रीजन में आता है। तो वहाँ पे दी गई है फिनटेक हब बनाने के लिए। देखो इसमें किस तरीके की सर्विसेज दी जाती हैं? ब्लॉकचेन जैसे क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक ब्लॉकचेन है। ठीक, फिर उसके बाद रिसर्च, फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड रिसर्च वगैरह का काम होता है। और डिजिटल मनी वही ऑनलाइन वॉलेट से किसी करेंसी या मनी की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश होगा। और क्राउड फंडिंग सुना है किसी ने? क्या होता है क्राउड फंडिंग? देखो शेयर मार्केट में क्या होता है? शेयर मार्केट और क्राउड फंडिंग
लगभग कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन अपोजिट चीज़ें हैं, ठीक। शेयर मार्केट सुना है, शेयर मार्केट में क्या होता है कि किसी जैसे टाटा कंपनी है, वो पहले से ही स्टेब्लिश्ड एक कंपनी है, आपने शेयर मार्केट में क्या किया, उसके कुछ परसेंट मान लो शेयर आपने खरीद लिए और अपने नाम कर लिए, तो मतलब एक पूरी पहले से ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, आपने बस उसके कुछ परसेंट शेयर खरीद के अपने नाम कर लिए, ठीक। लेकिन वो क्या थी, पहले से ही वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी थी। अब एक चीज़ आती है क्राउड फंडिंग। तो क्राउड फंडिंग क्या होगा, जैसे शेयर मार्केट में जो कंपनीज आप देखते हो वो लिस्टेड होती है, रजिस्टर्ड होती हैं कहीं, जैसे यहाँ पे शेयर मार्केट का कौन देखता है, BSE, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो क्राउड फंडिंग का काम है, सेबी, जैसे आपने सुना होगा सेबी, तो वहाँ पे लिस्टेड रहती हैं वो कंपनीज, तब आप उसमें शेयर मार्केट में फंड मतलब लगा के अपना और आप शेयर खरीद रहे हो। लेकिन क्राउड फंडिंग में क्या होगा, कोई कंपनी अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई है, मतलब वो शेयर मार्केट में अभी लिस्टेड नहीं है, वो इस्टेब्लिश ही नहीं हुई, लेकिन उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए आपने उसके पहले से ही इस्टेब्लिश होने के पहले ही उसमें पैसा लगा दिया, उसमें अपना शेयर ले लिया, जिससे कि क्या हो सके, क्राउड फंडिंग, देखो लिखा है क्राउड फंडिंग, मतलब अलग अलग लोग आके पहले से ही पैसा लगा दें उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने के लिए। अभी वो स्टैब्लिश नहीं हुई है, इनिशियली आप उसमें पैसा लगा रहे। तो दो कॉन्सेप्ट समझ आए, एक शेयर मार्केट वाला और एक क्राउड फंडिंग वाला। देखो इसमें क्या लिखा है, मुंबई क्या थी, पहली सिटी थी कंट्री में, इंडिया में, जो फिनटेक पॉलिसी लेके आई थी। और गुजरात में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, गिफ्ट का फुल फॉर्म है। गिफ्ट सिटी जो गुजरात में लाई गई, गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। फिर तमिलनाडु भी क्या कर रहा है, फिनटेक हब बनाने जा रहा है, कहाँ पे, नंदम बकम विलेज में, तमिलनाडु के नंदन बकम विलेज में क्या बन रहा है, वहाँ पे भी फिनटेक हब का स्थापना हो रही है, ठीक। तो अभी हमने क्या देखा था, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी नोएडा जो है वहाँ पे बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे फिनटेक हब जो है उसको डेवलप करने की बात की जा रही है। तो फिनटेक हब क्या था, फिनटेक का किस किस से मिलकर बना है, फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स उसके कंज्यूमर और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती है। आया सभी को समझ में, जो दो टॉपिक पढ़े थे, विद्या समीक्षा केंद्र और फिनटेक, ठीक है। लिंक है क्या अभी, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हलाल ब्रांडिंग के उपयोग पर प्रतिबंधित, बैन ऑन यूज ऑफ हलाल ब्रांडिंग। हलाल का मतलब समझते हो, देखो दो मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है उनके, उसके अकॉर्डिंग दो चीज़ बोली जाती, एक होता है हलाल और एक होता है हराम, मतलब दो चीज़ें, ठीक। अब क्या होगा, हलाल ब्रांडिंग कौन सी ब्रांडिंग होती है, जो क्या करे कि जो उनके खाने उपयोग है, मतलब जो उनके मुस्लिम जो पर्सनल लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग हो वो चीज़, मतलब उनके यहाँ पे कुछ दी गई होगी चीज़ें कि ये अगर प्रोडक्ट ऐसी, बेसिकली मीट प्रोडक्ट के लिए, और भी प्रोडक्ट है, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशली रहती है ये, कि किस तरीके से उसको काटा गया, उसमें उनकी प्रोसेस रहती है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, कि अगर उनको मीट खाना है तो उनकी जो इस्लामिक प्रोसेस रहती है उसके अकॉर्डिंग अगर वो कटेगा, या फिर उसको यूज़ करने की जो प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग वो कंज्यूम करेंगे। तो अगर उसके अकॉर्डिंग होगी तो उस प्रोडक्ट को क्या दिया जाएगा, हलाल की एक ब्रांडिंग दे दी जाएगी, और अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको हलाल ब्रांडिंग नहीं मिलती, मतलब जो उनकी लॉज जो पर्सनल लॉज हैं उसको अपोज करती है वो, तो ठीक। फिर अब यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हलाल ब्रांडिंग थी उस पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, उसको बैन कर दिया गया। कब, नवंबर 18, 2023 में इसको बैन कर दिया गया। घर गए थे तो पढ़ाई की या नहीं इतने दिन? अच्छा, ओके, स्टार्ट हो गया ना,
ठीक, हम क्या पढ़ रहे थे, हलाल ब्रांडिंग की बात कर रहे थे। ठीक, तो हलाल ब्रांडिंग क्या होता है, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो चीज़ें उनके लॉ को फॉलो करती हैं, बेसिकली मीट प्रोडक्ट्स वगैरह जो होंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स, उनको हलाल ब्रांडिंग दी जाती है। ठीक, अब यहाँ पे हमने बात की कि किसने बैन कर दिया, तो यूपी गवर्नमेंट जो है उसने हलाल ब्रांडिंग जो है उसको बैन कर दिया गया। कब बैन किया, पर्टिकुलरली 18 नवंबर 2023 को उसको बैन कर दिया गया। अब मेन पॉइंट्स क्या हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने डेयरी उत्पादन, चीनी, नमकीन, काली मिर्च, पुदीना तेल और खाद्य जैसे खाद्य पदार्थों को हलाल प्रमाणीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या बोला गया कि जो बेसिकली नॉर्मल जो खाद्य प्रोडक्ट्स हैं तो उनके लिए प्रतिबंध लगा दिया गया, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, चीनी, नमकीन, इन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि क्या हो रहा था, जब इन पे हलाल ब्रांडिंग हो रही थी तो क्या हो रहा था, लोगों में मतलब वो बढ़ रहा था, विश्वास जो है वो कम हो रहा था चीज़ों को लेके, कि ऐसा तो नहीं कि कुछ उसमें मिला के दे दिया गया या जो भी। तो लोगों में क्या हो रहा था, उसके कारण हिंदू मुस्लिम में भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो कम्युनिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी क्या हो रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। तो खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने कहा कि हलाल ब्रांडिंग एवं लेबलिंग खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के क्या है, खिलाफ है। पर्टिकुलर कौन से अधिनियम के खिलाफ बता रहे हैं ये, तो यहाँ पे हलाल ब्रांडिंग एंड लेबलिंग खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, कौन सा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम जो है उसके खिलाफ है। कौन सी ब्रांडिंग, हलाल ब्रांडिंग। हलाल लेबलिंग उपभोक्ताओं के बीच भ्रम पैदा करती है। क्या बोल रहे हैं, ये एक भ्रम पैदा करने का काम कर रही है। आदेश में यह भी कहा गया कि उपभोक्ताओं के बीच भ्रम पैदा करना कानून के तहत क्या है, एक दंडनीय अपराध है, इसलिए इसको क्या किया जाए, बैन किया जाए। यह मामला प्रकाश में तब आया जब पुलिस ने 17 नवंबर 2023 को एक कंपनी और कुछ संगठनों के खिलाफ कथित तौर पर बिक्री बढ़ाने के लिए लोगों के धार्मिक भावनाओं का शोषण करने का मामला दर्ज किया। कब आया हाईलाइट में, जब पुलिस के पास एक तरीके का केस आया कि क्या कर रहे हैं कि अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए धार्मिक भावनाओं का शोषण किया जा रहा है, इस तब जाके ये हाईलाइट में आया और बाद में फिर गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया, हलाल ब्रांडिंग को। तो इसमें क्या किया गया, हलाल प्रमाणित खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण और वितरण पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध कर दिया गया, पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। किस पे, निर्माण पे, भंडारण पे मतलब स्टोरेज पे, और वितरण पे या डिस्ट्रीब्यूशन पे। इस मामले में भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी जो है उसकी कौन कौन सी धारा जो है उससे रिलेटेड है। जैसे आईपीसी की धारा कौन सी, 120 बी क्या बोलती है, अपराधित षड्यंत्र का अपराध। ठीक, क्या बोल रही है 120 बी, क्या बोल रही है, आपराधिक षड्यंत्र का अपराध है इसके अकॉर्डिंग। फिर 153 ए क्या बोल रहा है, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने, मतलब अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं उनके प्रति क्या कर रहा है, हीन की भावना या फिर दुश्मनी जो है वो पैदा कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है उसको। फिर 298 में धार्मिक भावनाएं आहत करने के इरादे से शब्द आदि कहना। ठीक, फिर 384 में फिरौती है और 420 में धोखाधड़ी। तो यहाँ पे धोखाधड़ी का मामला भी देख रहे हैं अपन कि वो सेल कर रहे हैं धोखे से। 471 में फर्जी दस्तावेज को असली जैसा उपयोग करना, कोई जाली या फर्जी दस्तावेज है उसको क्या बताना कि ये ऑथेंटिकेटेड है। और 505 लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले बयान देना, ठीक, के तहत दर्ज किया गया था। ये जो मामला जो था जो पुलिस में दर्ज किया गया था, तो उस पर ये वाली आईपीसी की ये धाराएं जो हैं वो लागू हो रही थी कि इसके बेसिस पे उन्होंने वो मामला दर्ज किया गया। फिर अब जो हलाल प्रमाण जारी करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी हो जाएंगी यहाँ पे, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहाँ की है, चेन्नई की। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन है जो हलाल ब्रांडिंग को क्या करती हैं, ब्रांड करने का काम करती हैं। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहाँ की है,
चेन्नई की। फिर दूसरा जमीयत उलेमा हिंदू हलाल ट्रस्ट दिल्ली का। तो दिल्ली का क्या है? जमीयत उलेमा हिंदू हलाल ट्रस्ट। फिर आता है मुंबई का हलाल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया मुंबई। क्या? हलाल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया मुंबई की। और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र, और जमीयत उलेमा एक और कहाँ का? महाराष्ट्र का। तो ये हलाल ब्रांडिंग करने वाली कुछ कंपनीज के नाम हैं। हलाल ब्रांडिंग समझ आया? किसने बैन किया? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। कब? 2023 को। फिर हमने इसके पहले किसकी बात की? फिनटेक हब की बात की। तो पहला फिनटेक हब कहाँ पे आया था इंडिया में? मुंबई में आया था। ठीक। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली किसकी बात की हमने? हिमाचल प्रदेश की बात की। ठीक है, हिमाचल का बोल रही, सॉरी, यूपी की बात की ना, नोएडा में। गलत बोल रही हूँ और इंटरप्ट भी नहीं कर रहे हो। ठीक। फिर उसके बाद नोएडा में 350 एकर्स की जो ज़मीन थी वो फिनटेक हब के लिए दी गई। ठीक। फिर उसके बाद विद्या समीक्षा केंद्र VSK की बात की। तो कहाँ पे आया रिसेंटली? हिमाचल प्रदेश में। वहाँ के जो CM हैं सुक्खू, वो उन्होंने लॉन्च की। ठीक। विद्या समीक्षा केंद्र में क्या किया जाता है? शिक्षा से संबंधित है। वहाँ पे डाटा जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो भी, उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसका एनालाइज या समीक्षा की जाती है और उसके बेसिस पे रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, अयोध्या ने 22 लाख दिए जलाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक। तो अभी ये कब की बात है? ये 23 की बात है। तो वहाँ जब 23 था, जब उस टाइम पे दिवाली के टाइम 22 लाख दिए जलाए गए थे। लेकिन अभी रिसेंटली अगर बात करें 24 की, तो अभी कितने जलाए गए? 25 लाख दिए जो है वो जलाए गए। ठीक है। तो ये 23 का रिकॉर्ड है और हम उसमें इंक्लूड कर लेना कि आप अभी कितने जलाए गए? 25 लाख दिए जो हैं वो जलाए गए थे। यहाँ पे अगर हम 23 की बात करते हैं तो कहाँ पे दिए जलाए गए थे? बेसिकली सरयू नदी जो है उसके किनारे पे दिए जलाए गए थे। तो अब इसके थोड़ा बैकग्राउंड की बात कर लें। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 22 लाख से अधिक दिए जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2017 में अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हुई। तो इनिशियली ये जो दीप उत्सव है, जो दीप हम जलाने का हर साल काम कर रहे हैं अयोध्या में, वो स्टार्ट कब से हुआ? तो 2017 से वो स्टार्ट हुआ। अब सरकार ने 2017 में लगभग कितने दिए जलाए थे? 51,000 या 51,000 दिए जलाए गए थे। कब? सबसे पहले जब जले थे 2017 में। फिर 22 में राम की पौड़ी है, ये पैड़ी, सॉरी, राम की पैड़ी। ठीक। राम की पैड़ी घाटों पर 17 लाख से अधिक दिए जलाए गए। कब? 2022 में। तो हमने पहला डाटा देख लिया कि 17 में कितने जले? 51,000, 51,000। फिर हमने 22 का देख लिया कि राम की पैड़ी जो घाट है सरयू नदी के किनारे, वहाँ पे 17 लाख जलाए गए। फिर हमने 23 का देख लिया, कितना? 22 लाख। और 24 का 25 लाख। तो आपके पास एक वो आपका सीक्वेंस बन गया कि कभी वो पहले का भी पूछ लेता है कि पहली बार कब से चालू हुआ, तो आपको पता रहेगा कितना कब से चालू था, 17 से, और 51,000 दिए जलाए गए थे। और अभी रिसेंटली का पूछ लेगा तो आपको पता है कि 25 लाख दिए जलाए गए। ठीक। यहाँ पे दिवाली के पूर्व संध्या पर दीपोत्सव पर निकाले गए जुलूस में रामायण और रामचरितमानस और विभिन्न सामाजिक मुद्दों के आधार पर 18 झांकियाँ शामिल की गई थी। क्या अब ये 2023 की बात कर रहे हैं? तो रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। और रामचरितमानस? तुलसीदास। ठीक है। और फिर राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ? 22 जनवरी 2024 को। इसमें तो होने वाला लिखा है, लेकिन वो ये पुराना 1 साल का हम करंट पढ़ रहे हैं, लेकिन अब तो वो हो गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नागालैंड नगर पालिका विधेयक 2023। तो नागालैंड कहाँ पे आता है? नागालैंड देखो, वहाँ देखो, सेवन सिस्टर्स में कहाँ है नागालैंड? अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। ठीक है, तो अब नागालैंड की बात हो रही है यहाँ पे। तो नागालैंड में क्या लाया गया? नगर पालिका विधेयक लाया गया अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। ठीक, इसमें क्या बोला गया कि जो शहरी स्थानीय निकाय मतलब अर्बन लोकल बॉडीज जो है उसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? तो 33% आरक्षण किसको दिया गया? महिलाओं को दिया गया। इस विधेयक कोहिमा में, यह विधेयक कोहिमा में नागालैंड विधानसभा में आयोजित 14वें सत्र के विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया। अब आप देखो वहाँ पे नागालैंड की कैपिटल क्या लिखी हुई है? कोहिमा। ठीक, तो कोहिमा में क्या हुआ, जो स्टेट लेजिस्लेचर थी वहाँ पे एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया गया जो उनकी 14वीं विधानसभा थी उसमें, और उसमें ये विधेयक को, बिल जो था उसको पारित करके एक्ट बना दिया गया। विधानसभा के विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी क्या किया? इसका समर्थन किया। जब उन्होंने समर्थन किया होगा तब जाके वो मंजूरी मिली, तब वो एक्ट पास हुआ। ठीक, फिर महिलाओं के लिए शहरी स्थानीय निकायों में अध्यक्षों के पद पर 1/3 आरक्षण के प्रावधान। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि महिलाओं के लिए जो शहरी स्थानीय निकाय है उसमें जो अध्यक्षों के लिए 1/3 जो प्रावधान था वो नागालैंड म्युनिसिपल जो अधिनियम था नगर पालिका विधेयक उसमें उसको इंक्लूड नहीं किया गया। तो जो 1/3 जो अध्यक्ष या चेयरमैन के लिए जो सीट रिजर्व्ड थी विमेंस के लिए उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। इसमें क्या बात लेके आएगा या कि बस जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उसमें महिलाओं को कितना % रिजर्वेशन दिया गया? 33% रिजर्वेशन दिया गया। ये लिखा है, इंग्लिश में देखना है तो देख लो एक बार। नागालैंड म्युनिसिपल बिल 2023, 33% रिजर्वेशन किसको? विमेंस को अर्बन लोकल बॉडीज़ में। और फिर उसके बाद कब पास हुआ ये? 2023 में 14th सेशन जो था, 14वां सेशन कोहिमा में स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया गया और उसमें अलग अलग दल जो थे, पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, उन्होंने भी इसमें सहमति दी और बाद में ये एक्ट बन गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति। किसकी बात कर रहे हैं ये? उत्तर प्रदेश ड्रोन ऑपरेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ड्रोन की। ड्रोन को और क्या बोलते हैं हम? अनमैन्ड एयर व्हीकल, यूएवी बोला जाता है। कोई मैन चला रहा है क्या? तो अनमैन्ड व्हीकल है। किसी आप उसको दूर से रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो या रोबोट्स की मदद से, लेकिन आप कोई उसमें बैठ के उसको नहीं चलाता है। ठीक, अब इसके क्या बात की गई पर्टिकुलर? प्रचालन सुरक्षा नीति मतलब ऑपरेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लेके आई गई कब? 2023 में। अब इसके अंदर क्या बात की गई कि कैबिनेट ने राज्य में ड्रोन के संचालन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 23 को मंजूरी दी। किसके लिए? ड्रोन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश में। ठीक, राज्य की नीति के अनुसार ड्रोन का पंजीकरण क्या हो गया है? अब अनिवार्य हो गया है। ड्रोन, अब कोई भी जो ड्रोन वहाँ पे संचालित हो रहा होगा उसका पंजीकरण को क्या कर दिया गया? पहले तो अनिवार्य कर दिया गया और उसमें ये बात बोली गई कि जो अब पुलिस स्टेशंस होंगे वहाँ से भी ड्रोन्स जो हैं उन पे निगरानी रखने का वो भी काम करेंगे। और जो ड्रोन्स हैं उनका पंजीकरण हो गया तो मतलब उनको एक यूनिक आइडेंटिटी मिल गई। वो एक यूनिक आइडेंटिटी होगी किसी ड्रोन की और उसको पुलिस स्टेशन से भी उस पर निगरानी रखी जाएगी। अब ड्रोन्स के रिलेशन में 3 एरियाज होते हैं, एक होगा ग्रीन, एक होगा येलो और एक होता है रेड। ग्रीन, येलो और रेड। देखो ग्रीन एरियाज कौन से एरियाज होते हैं?
अब आप नॉर्मली देखते हो ट्रेन जाती है, हरी झंडी दिखा दी मतलब ट्रेन जा सकती है। इसी से मतलब उस एरिया का आप अंदाज़ा लगा लो कि ग्रीन जोन्स जो होंगे, ग्रीन जोन्स वो जोन होंगे जहाँ पे ड्रोन्स जो हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक, बिना परमिशन के, मतलब वहाँ पे पहले से ही परमिटेड है कि वहाँ पे आप आराम से ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है येलो जोन। तो येलो जोन कौन से जोन होते हैं? वो जोन होते हैं येलो जोन जिन जोन्स में ड्रोन उड़ाना या फिर उसका ऑपरेशन बैंड है, मतलब पूरी, मतलब क्या है वो, एक तरीके से देखा जाए तो एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन आप परमिशन लेके उसमें ड्रोन चला सकते हो। मतलब आपको उस एरिया में ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए पर्टिकुलर परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप उसमें ऑपरेट कर पाओगे। लेकिन ग्रीन जोन में क्या था, आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं, पेरिसेबल है, मतलब आप उसमें आराम से चला सकते हो। फिर एक आता है रेड जोन, जहाँ रेड आ जाए खतरे वाली बात आ गई, ठीक। तो यहाँ पे ये एरियाज कौन से होंगे? रेड जोन्स जो होते हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से ड्रोन्स का ऑपरेट होना प्रतिबंधित है। आप किसी परमिशन के भी यहाँ पे ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते, मतलब पूरी तरीके से बैंड है वहाँ पे ड्रोन्स को उड़ाना। तो 3 जोन्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, एज पर द स्टेट पॉलिसी रजिस्ट्रेशन जो ड्रोन का है वो क्या होगा? मैंडेटरी होगा। और दूसरा, यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाएगी, हर एक ड्रोन की एक यूनिक आइडेंटिटी होगी। और जो एक्टिविटीज़ होंगी ड्रोन की कैन बी मॉनिटर इवन फ्रॉम द पुलिस स्टेशन लेवल, मतलब पुलिस स्टेशन से भी उन पे निगरानी रखी जाएगी या मॉनिटर किया जाएगा उसको। The UP government has worked out the drone policy under the provision of Civil Aviation Act of Government of India। तो जो यूपी गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी निकाली, किसके अंदर ये वर्क करेगी, मतलब किस प्रोविजंस को मीट कर रही है? बेसिकली जो सिविल एविएशन एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सिविल एविएशन एक्ट जो है उसके अंडर देखो, यूपी सरकार ने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन अधिनियम, ठीक, उसके अंडर इसको पॉलिसी को संचालित करने का काम कर रही है। और सरकार राज्य के भीतर रेड, ग्रीन और येलो जोन निर्धारित करने के लिए भी कदम उठाएगी। तो 3 जोन की बात की, कौन कौन से? रेड, ग्रीन और येलो। रेड में क्या होगा? रेड जोन में पूरी तरीके से ड्रोन बैन होगा। येलो जोन्स कौन से जोन होंगे? बैंड है, लेकिन आप परमिशन, पर्टिकुलर परमिशन लेके आप उसमें यूज़ कर सकते हो, ड्रोन उड़ा सकते हो। और ग्रीन में फ्रीली आप वहाँ पे उसको ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में गायों की क्या कराएगी? जनगणना करवाएगी। तो गाय जो होगी उसकी क्या होगी? बेसिकली सेंसस करवाई, सेंसस अक्रॉस द स्टेट, यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में, ठीक। अब जो गाय क्या होगी, जनगणना क्यों? जैसे जो गाय होंगी जो फ्रीली घूम रही होंगी उनकी जनगणना, ठीक। फिर उसके बाद कितनी कान्हा ग्रूव्स जो होते हैं, कान्हा ग्रूव मतलब जहाँ गायों को रखा जाता है, वहाँ पे कितनी गाय हैं, ठीक। और कितनी ऐसी गाय हैं जो किसी के घर में जैसे पालतू पशु के रूप में मतलब रह रही है, तो उनकी क्या करेगी? काउंटिंग करके उनकी जनगणना करवाई जाएगी। कौन करवाएगा ये? यूपी गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में गायों की जनगणना करवाएगी। जनगणना 3 श्रेणियों में की जाएगी। कितनी श्रेणी में की जाएगी? 3 श्रेणी में की जाएगी। इन श्रेणियों में पशुपालन के पास निराश्रित पशुएं, मतलब जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, निराश्रित पशुएं होंगी, जिनका कोई घर नहीं है या पर्टिकुलर किसी की वो गाय नहीं है, उनको इंक्लूड किया जाएगा। और सड़कों पर छोड़ी गई गायों और कान्हा उपवनों की संख्या निर्धारित करना शामिल है। तो जितनी गायें सड़कों पे छोड़ी गई हैं वो, और कान्हा उपवनों की संख्या निर्धारित करना शामिल है इसमें। तो कान्हा उपवंश क्या होते हैं? जहाँ पे गायों को रखा जाता है, उनको कान्हा उपवंश बनाने की बात करेंगे। अब यूपी सीएम ने जियो टैगिंग लागू करने पर भी आदेश दिया। यहाँ पे एक शब्द है जियो टैगिंग। जियो टैगिंग क्या होता है?
जो गाय होंगी, ठीक, अब गायों को भी एक पर्टिकुलर उनके ऊपर चिप लगा दिया जाएगा या उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी उनके ऊपर सेट कर दी जाएगी जिससे कि गाय की पहचान हो सके। जियो टैगिंग में जैसे मान लो मैंने अपने घर पे कोई गाय पाली, ठीक, अब उस पर मैंने क्या लगा दिया, जियो टैगिंग, मतलब उस पर एक आइडेंटिटी लगा दी यूनिक, या कोई कार्ड या चिप फिक्स कर दिया। अब उस कार्ड या चिप से ये पता लगाया जा सकता है कि किसकी वो गाय एक्चुअल में है किसकी। मतलब मेरी गाय कभी मान लो निकल के से चली गई तो पता चले, किसी को भी ये पता हो सके कि हाँ ये गाय किसकी है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो पाए उसके ओनर का, तो उसी को क्या बोलते हैं, जियो टैगिंग। मतलब उस पर कोई चिप या फिर कोई कार्ड को फिक्स कर देना उसकी आइडेंटिटी के लिए, ठीक। तो इसके तहत क्या किया जाएगा, सीएम ने किसका आदेश दिया कि गायों के ऊपर जियो टैगिंग कर दी जाए। पहले चरण में क्या होगा, गायों की गिनती की जाएगी, फिर अगले चरण में सरकार गायों को उपयुक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाएगी और लागू करेगी। तो पहले तो क्या होगा, सेंसस में गायों की गिनती होगी, फिर उनको क्लासिफाइड कर दिया जाएगा कि कितनी अनाश्रित हैं या कैसे जो भी, तो फिर उसके बाद उनकी कुछ व्यवस्था की जाएगी उनको रखने की या उनको आश्रय देने की, ठीक। यूपी सरकार ने कहा कि वर्तमान में 6889 निराश्रित पशु प्रजनन स्थानों में 11.85 लाख गायें संरक्षित हैं। उन्होंने क्या बोला कि वर्तमान में 6889 निराश्रित प्रजनन स्थलों, मतलब क्या होगा कि निराश्रित प्रजनन स्थल, इंग्लिश में लिखा होगा यहाँ पे, डेस्टिट्यूट कैटल ब्रीडिंग जो साइट्स हैं, कितनी साइट्स की बात की, बेसिकली 6889 साइट्स की बात की, वहाँ पे 11.85 काउज जो है उनको संरक्षित या प्रोटेक्ट करके रखा गया। दूसरा उन्होंने क्या बोला, यूपी गवर्नमेंट ऑल्सो सेड दैट मोर देन 1.85 लाख काउज हैव बीन हैंडेड ओवर टू गौ सेवक्स। मतलब 1.85 लाख जो गायें हैं वो गौ सेवक जो होते हैं उनको हैंड ओवर कर दी गई अंडर द चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेशन स्कीम फॉर काउ कंजर्वेशन। क्या बोला गया कि 1.85 लाख से अधिक गाय जो हैं गौ सेवकों को प्रदान की गई, कौन सी योजना के अंतर्गत, गौ संरक्षण के लिए। यूपी सरकार ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सहभागिता योजना जो है उसके अंडर, इसमें क्या करते हैं कि जो गाय है उसका जो गोबर है उससे कुछ प्रोडक्ट्स बनाना, फिर गौमूत्र जो है उसके कुछ प्रोडक्ट बनाना, धूप बत्तियाँ आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में भी, धूप बत्ती भी गाय के गोबर से गौमूत्र से बनाई जाती है। तो अलग अलग उनके बाय प्रोडक्ट्स उनकी मदद से बनाना जिससे कि उनकी वहाँ गौ सेवकों को दे दी सेवा भी हो सके और उससे कुछ इकनॉमी भी जनरेट हो सके उनके पालन पोषण के लिए। हाँ, मतलब उसके बाय प्रोडक्ट्स, मतलब वही मैन्योर बनाना, फिर उसके उपले बना के यूज मतलब बेचना, या फिर आपने ऑनलाइन तो देखा ही होगा ना आजकल कितना एडवर्टाइजमेंट आता है, गौमूत्र की धूप बत्तियाँ भी आ रही हैं, फिर उसके लिए हवन सामग्री में भी उसको इंक्लूड करके घर के शुद्धिकरण के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट, मैन्योर्स बनाना है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो कई सारे उसके यूज़ हो सकते हैं, ठीक। कि जो अनाश्रित जो गाय इधर उधर घूम रही हैं उनको एक आश्रय भी मिल जाएगा और जो गौ सेवक हैं वो उसकी सेवा भी कर लेंगे और उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उनकी सेवा में यूज़ हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट रुकना है, पानी देना, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए झारखंड ने 9 राज्यों के साथ समझौता करेगा। तो झारखंड क्या करेगा, झारखंड विल एंटर इनटू एग्रीमेंट विथ 9 स्टेट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। अब झारखंड में देखा गया कि जो माइग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी हैं, उनकी लेबर्स जो है बेसिकली वही माइग्रेट हो रहे हैं, तो उनकी संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए झारखंड गवर्नमेंट जो है वो 9 स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट की बात करती है। तो देखते हैं कौन से 9 स्टेट हैं।
देखो झारखंड में काम के लिए राज्य से बाहर जाने वाले मजदूरों का एक बड़ा प्रतिशत है, वहाँ पे माइग्रेंट्स ज़्यादा हैं। तो और इन प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए एक समझौता किया जाएगा, कितने स्टेट के साथ? 9 स्टेट्स के साथ। 3 नवंबर को रांची में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने, किसके नेतृत्व में? हेमंत सोरेन। रांची में बेसिकली कैबिनेट ने राज्य श्रम विभाग के फैसले को मंजूरी दे दी गई और समझौते के तहत संबंधित राज्य को अपने अपने राज्य में झारखंड के प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण का ध्यान देना होगा। तो जो जिन 9 स्टेट से एग्रीमेंट होगा वहाँ पे जो झारखंड से आए हुए बेसिकली श्रमिक जो माइग्रेंट्स होंगे उनके वेलफेयर और सुरक्षा पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक, तो अब वो 9 स्टेट्स कौन कौन से हैं जिनसे एग्रीमेंट हुआ? तो सबसे पहले तो क्या है? तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और केरल। तो ये जो 9 स्टेट हैं इनके साथ किसने एग्रीमेंट किया? झारखंड ने एग्रीमेंट किया उसके माइग्रेंट्स जो प्रवासी वहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं उनके साथ। कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और केरला। ठीक, इंग्लिश में पढ़ना है क्या? वैसे मैंने समझा दिया है पूरा ही। अब केरला गवर्नमेंट जो है उसको कौन सा अवार्ड मिला? तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023। तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड जो है 2023 का वो केरला गवर्नमेंट को मिला। अब उसमें भी क्या है, अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो हम उसमें देखेंगे किस श्रेणी में मिला। तो केरला को बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड, तो किसके लिए मिला? पर्टिकुलर किस फील्ड में मिला? बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड के लिए मिला। इस श्रेणी में उनको पुरस्कार दिया गया केरला गवर्नमेंट को। केरला रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन संयुक्त राष्ट्र की मदद से महिला अनुकूल पर्यटन परियोजनाओं को लागू कर रहा है। तो यहाँ बेसिकली कैसा है उस पर लिखा ही क्या है? ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, मतलब इंटरनेशनली दिया जाता है, वो ग्लोबल लेवल पे दिया जाता है, पर्टिकुलर इंडिया का नहीं है वो। तो किस लिए दिया जाता है? फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल, मतलब टिकाऊ और महिला समावेशी पहल को बढ़ावा देने के लिए। प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड वुमेन इंक्लूसिव इनिशिएटिव्स के लिए दिया जाता है ये अवार्ड। मतलब सतत टूरिज्म के विकास के लिए और विमेंस के लिए भी सेफ्टी वो प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ऐसा टूरिज्म जो विमेंस को भी सेफ फील करा के मतलब प्रमोट कर रहा है टूरिज्म को, उसके लिए ये दिया जाता है। केरला रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन रिसीव द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 का इनको अवार्ड मिला। किस फील्ड में मिला? बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड की सीरीज में कैटेगरी में उनको दिया गया। क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए? वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म को बेसिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए। केरला रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म रिसीव द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड फॉर द सेकेंड टाइम। केरला को ये अवार्ड कब मिला है? दूसरी बार मिला है। इसके पहले भी उसको ये अवार्ड मिल चुका है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड है क्या? इट वॉज फाउंडेड बाय रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप। किसके द्वारा फाउंड किया गया है? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ICRT के द्वारा दिया जाता है। और कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है? 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। और उसमें भी पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हैं हम? किस कैटेगरी के लिए दिया गया? बेस्ट फॉर सोर्सिंग
क्राफ्ट एंड, ठीक, क्राफ्ट एंड फूड की फील्ड में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग जो है, म्यूजिक फ्रॉग समझते हैं? फ्रॉग, फ्रॉग तो समझते होंगे, क्या होता है? हाँ, मेढक। मेढक नहीं पता? मेढक को इंग्लिश में फ्रॉग बोलते हैं। तो म्यूजिक फ्रॉग जो है उसकी एक प्रजाति कहाँ पे खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश। आप मैप में देखो, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? अभी हमने नागालैंड की बात की थी, उसके जस्ट ऊपर अरुणाचल प्रदेश। तो वहाँ पे क्या किया गया, एक मेढक जो म्यूजिक वाला फ्रॉग जो था, म्यूजिक फ्रॉग, उसकी एक प्रजाति खोजी गई। ठीक, वैज्ञानिकों ने रूपात्मक, आणविक और ध्वनिक साक्ष्यों के आधार पर अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की एक प्रजाति की खोज की, जिसका नाम क्या है? निधिराना नोआ दिहिंग। क्या नाम रखा गया उसका? निधिराना नोआ दिहिंग। निधिराना नोआ दिहिंग नाम रखा गया। एक म्यूजिक फ्रॉग की एक वैरायटी खोजी गई, उसका नाम। किस किस के बेस पे खोजा गया ये? मॉर्फोलॉजिकल, मॉलिक्यूलर एंड एकॉस्टिक एविडेंस, मतलब उसकी आवाज़ के बेस पे, उसकी फिजिकल फीचर्स के बेस पे उसको अलग पाया गया कि ये थोड़ा और जो म्यूज़िक फ्रॉग्स हैं उनसे थोड़ा अलग स्पीसीज शो कर रही है जो पहले नहीं देखी गई। तो उसकी एक नई स्पीसीज जो है म्यूज़िक फ्रॉग की वो खोजी गई। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। किस नाम से? निधिराना नोआ दिहिंग के नाम से। अब ये जो नाम है, अब वो देखेंगे कि कैसे दिया गया। ठीक, यह मेढक निधिराना वंश, कौन सी जीन्स से बिलोंग करता है ये मेढक? जीनस निधिराना से संबंधित है, इसलिए वहाँ से क्या आया? निधिराना आया। ठीक, से इसका नाम नोआ दिहिंग नदी के नाम पर रखा गया, जो उस स्थान के निकट है जहाँ नमूने को खोज किया गया। तो अब इस कैसे नाम दिया गया इसका? निधिराना नोआ दिहिंग। तो पहले तो जीन्स, कौन सी जीनस से बिलोंग करता है? निधिराना से। फिर उसके बाद उसका नोआ दिहिंग, जिस नदी के पास में वो खोज की गई उसकी, तो उस नदी के नाम पे ही उसका नोआ दिहिंग नाम रख दिया गया। तो नोआ दिहिंग क्या है? निधिराना नोआ दिहिंग कभी आ जाए पेपर में कि निधिराना नोआ दिहिंग क्या है, तो आप बता सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश में एक म्यूजिक फ्रॉग जो है उसकी एक स्पीसीज खोज की गई, उसी का नाम निधिराना नोआ दिहिंग है। यह मेढक, जिसे नोआ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है, चांगला और लोहित जिलों में पाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी बेसिकली किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जा रहा है? चांगलांग और लोहित जिले में या लोहित डिस्ट्रिक्ट में ये पाया गया। ठीक, मेढक की यह नई प्रजाति दलदलों, तालाबों और धान के खेतों में रहने के लिए जानी जाती है। तो कहाँ पे रहती है ये स्पीसीज? बेसिकली दलदल मतलब स्वैम्स, पॉन्ड्स और पैडी फील्ड, चावल के, धान की जो फील्ड होती है उसमें रहती है, और यह प्राय अपने अंडे देने के लिए घोंसलों का निर्माण करती है। तो कहाँ पे? दलदली क्षेत्र में, पॉन्ड्स वगैरह में, और कहाँ पे? पैडी फील्ड्स में रहते हैं, और जो इनके अंडे हैं ये घोंसला बनाते हैं और उसमें अंडे देने का काम करते हैं। ये इनकी थोड़ी स्पेसिफिक फीचर्स हो गए। म्यूजिक फ्रॉग कहाँ पे मिला? नई स्पीसीज उसकी अरुणाचल प्रदेश में। क्या नाम है? निधिराना नोआ दिहिंग। निधिराना क्या है? उसका जीन्स है, और नोआ दिहिंग क्या है? नदी का नाम जिसके पास वो पाया गया, इसलिए नोआ दिहिंग। नेक्स्ट है सी बकथॉर्न को जीआई टैग। तो सी बकथॉर्न जो है
उस फ्रूट, सी बकथोर्न बेसिकली क्या है, एक फ्रूट या फल है, उसको जीआई टैग मिला। कहाँ पे? लद्दाख में जीआई टैग मिला अभी। तो हाल ही में लद्दाख में पाए जाने वाले सी बकथोर्न फल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया। सी बकथोर्न फल के लिए यह जीआई टैग लद्दाख का चौथा जीआई टैग है। अभी तक इसके पहले कितने जीआई टैग दिए गए लद्दाख को? 3 दिए गए, ये कौन सा है? चौथा है। तो अब ये देख लेते हैं कि 3 और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला क्या था? वहाँ की पश्मीना, ठीक, पश्मीना को मिला। फिर उसके बाद रेक्सी कार्पो खुबानी, मतलब एप्रिकॉट समझते हैं ना सभी, एप्रिकॉट की स्पेशली रेक्से कार्पो एप्रिकॉट जो है उसको दिया गया जीआई टैग। और किसको दिया गया? लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को भी जीआई टैग दिया गया। और चौथा कौन है? सी बकथोर्न है। अब यहाँ पे ये है रेक्से कार्पो एप्रिकॉट, इसकी क्या विशेषता है? ये जो यहाँ पे एप्रिकॉट मिलता है, इस एप्रिकॉट की ये खासियत है कि इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही उगाया जाता है वहाँ पे, और बेसिकली ये विटामिन ए और विटामिन सी में रिच होता है, ठीक। तो 4 जीआई टैग कौन कौन से हैं लद्दाख के? पश्मीना, एप्रिकॉट में भी कौन सा? रेक्सी कार्पो एप्रिकॉट, रेक्सी कार्पो एप्रिकॉट या खुबानी। और एक और क्या है? लकड़ी की लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी। और अभी रिसेंटली सी बकथोर्न फ्रूट का नाम है। तो अगर फ्रूट वाइज अगर देखें तो दूसरा हो गया, क्योंकि पहला कौन सा है? एप्रिकॉट, और दूसरा सी बकथोर्न, ठीक। छाऊ, छाऊ सुना है? छाऊ क्या होता है? छाऊ एक डांस, फोक डांस है। तो छाऊ बेसिकली क्या है? एक ट्राइबल फोक डांस है, ठीक। तो अब छाऊ जो डांस है सेमी क्लासिकल फॉर्म एक डांस है, फोक डांस है। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है छाऊ डांस का? तो वेस्ट बंगाल जो है पर्टिकुलर, वहाँ पे छाऊ जो डांस है उसका ओरिजिन माना जाता है। और उसके पास में जैसे कि उड़ीसा जो है वहाँ पे भी किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे किसकी बात की गई? छाऊ पर्व की। अब छाऊ से ये लगेगा पर्व से लोगों को कि वेस्ट बंगाल में हुआ होगा या उड़ीसा या झारखंड आसपास वाले रीजन में, लेकिन कहाँ पे महोत्सव का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 15 नवंबर 2023 को छाऊ लोक नृत्य पर छाऊ पर्व का उद्घाटन किया। 15 नवंबर को और क्या आता है? जनजातीय गौरव दिवस, ट्राइबल प्राइड डे। किसके लिए मनाया जाता है ट्राइबल प्राइड डे? बिरसा मुंडा, धरती आबा जिनको बोलते हैं। तो 15 नवंबर को क्या मनाते हैं हम? ट्राइबल प्राइड डे या जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। और इसी दिन हमने क्या देखा कि कौन सा पर्व? छाऊ पर्व या छाऊ महोत्सव। कौन से नृत्य के लिए? छाऊ नृत्य के लिए ही जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया 15 नवंबर 2023 को। अब यह महोत्सव, लिंक चली गई क्या? ठीक, किसकी बात कर रहे थे हम? छाऊ पर्व की। तो छाऊ जो डांस है उसके लिए छाऊ पर्व कहाँ पे मनाया गया? जम्मू कश्मीर में मनाया गया 15 नवंबर 2023 में, ठीक। किसने उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल थे मनोज सिन्हा, उन्होंने उद्घाटन किया था। और 15 नवंबर को हम और कौन सा डे मनाते हैं? ट्राइबल प्राइड डे मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस, ठीक। 15 से 17 नवंबर 2023 को श्रीनगर में आयोजित किया गया। कितने दिन के लिए? 3 दिन का था, 15 से 17 नवंबर तक। अब इसका उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? किस उद्देश्य से मनाया गया? ये पारंपरिक नृत्य शैली के बारे में
जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। जो ट्रेडिशनल फोक डांसेस जो है, नृत्य शैली जो है, अलग अलग डांस स्टाइल्स हैं, उनको क्या करने के लिए, जागरूक करने के लिए ये पर्व मनाया गया। छाऊ एक प्रकार की नृत्य नाटिका है, क्या है, एक तरीके का नृत्य डांस है, मतलब फोक डांस की तरह हम देखते हैं, सेमी क्लासिकल बोल सकते हैं इसको, जो कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में अपने पारंपरिक रूप में देखने को मिलती है। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें छाऊ नृत्य तो कहाँ से ओरिजिनेट होता है उसका, वेस्ट बंगाल से, लेकिन उसमें 3 स्टाइल होती हैं डांस की, तो उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल तीनों में कुछ तीन स्टाइल्स होती हैं, तो तीनों जगह एक एक स्टाइल फॉलो की जाती है, एक वेस्ट बंगाल में, एक उड़ीसा में और एक झारखंड में। यह महोत्सव संगीत नाट्य अकेडमी, जो संगीत नाटक अकेडमी जो है न्यू दिल्ली की, उसके द्वारा क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, और वहाँ पे भी कहाँ, श्रीनगर में आयोजित किया गया था, जम्मू कश्मीर स्टेट में श्रीनगर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, तो यूपी रैंक्स फर्स्ट इन इनलैंड फिशरीज। इनलैंड फिशरीज से समझते हैं कुछ, अंतर्देशीय मत्स्य मतलब देखो फिशरीज कहाँ पे होती है, मछली पालन पानी में, ठीक, एमपी और यूपी, देखो वहाँ पे किसी भी तटीय रीजन से उसका कुछ बाउंड्री है क्या, नहीं है कोई भी बाउंड्री, मतलब क्या है, अंतर्देशीय फॉर्म में देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी वाटर बॉडीज़ नहीं है आसपास, ना अरेबियन सी से कोई टच है, ना बे ऑफ बंगाल से, ना ऊपर कोई अदर वाटर बॉडी से, तो मतलब इनलैंड फिशरीज जो जिसमें पानी का स्रोत कहीं पे भी कोस्टल सीज वगैरह से नहीं है, अंदर ही क्या हो रही है स्टेट में, जो पॉन्ड्स या फिर अलग अलग जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें फिशरीज की जा रही है। उसमें टॉप पे कौन है, उत्तर प्रदेश टॉप पे है, ठीक। उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय मत्स्य पालन में मैदानी क्षेत्र में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, किसको, उत्तर प्रदेश को। विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर, अब विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है वर्ल्ड फिशरीज डे, 21 नवंबर को। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मत्स्य पालन के दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की ओर से राज्यों की रेटिंग जारी की गई। किसने जारी की, पशुपालन, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने जारी की रेटिंग। उस रेटिंग में टॉप पे कौन, यूपी। उत्तर प्रदेश ने यह अवार्ड अहमदाबाद में 21-22 नवंबर 2023 को हुए ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में प्रदान किया। कहाँ पे, अहमदाबाद में। और वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को। तो 21 नवंबर से स्टार्ट होके 21-22 नवंबर को ये आयोजित हुआ था, वहाँ पे यूपी को ये रेटिंग मिली। अब यहाँ पे उत्पादन की बात कर लें तो वर्ष 2022 में जहाँ प्रदेश में मत्स्य उत्पादन 8.9 मैट्रिक टन था, कितना था, 8.9 मैट्रिक टन था 22 में, जो कि 23 में कितना हो गया, 9.15 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन किया गया। अब बढ़ोतरी हो गई 22 से 23 में। इसी तरह मत्स्य बीज उत्पादन वर्ष 2022 में जहाँ 27,128 लाख मैट्रिक टन था, वहाँ वर्ष 2023 में अब कितना हो गया, 36,187 लाख मैट्रिक टन तक पहुँच गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रही, नेक्स्ट टॉपिक है अनपरा
ई तापीय परियोजना को मंजूरी। तो अनपरा क्या है, बेसिकली जिस जगह पे ये तापीय परियोजना लगाई जाएगी उस गांव का नाम है अनपरा। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, किसने, यूपी स्टेट विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने 20 नवंबर 2023 को अनपरा ई तापीय परियोजना का प्रस्ताव को मंजूरी दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात की गई, तो राज्य सरकार ने सोनभद्र जिला, कौन सा जिला, सोनभद्र जिले के अनपरा में, जगह का नाम क्या है, अनपरा में कितना 1600 मेगावाट की बिजली संयंत्र स्थापित करने को क्या दी, मंजूरी दे दी गई। तो इन इकाइयों का निर्माण पर लगभग 18624 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। कितना अनुमान है, अप्रोक्स 18,624 करोड़ रुपए। यह परियोजना यूपी RVUNL हाँ और NTPC की संयुक्त उद्यम मेजा उत्पाद निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही है। तो किसके द्वारा स्थापित की जा रही है, मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड। क्या है, मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड किस किस का संयुक्त परियोजना है, किस किस का जॉइंट वेंचर है, तो यूपी RVUNL और NTPC का क्या है ये, मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड। तो कौन सी परियोजना देखी हमने, अनपरा ई तापीय परियोजना। ठीक, कितने मेगावाट की, 1600 मेगावाट की। कहाँ पे, अनपरा कहाँ पे, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे 1600 मेगावाट की परियोजना को मंजूरी दे दी गई। नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत पूर्वोत्तर के 15 स्थलों का चयन किया गया। अब यहीं से क्या बात की गई यहाँ पे, स्वदेश दर्शन योजना, ये तो कौन सी है 2.0, लेकिन स्वदेश दर्शन योजना की ही सिर्फ बात करें तो वो कब से चालू हुई, 2015 से चालू हुई। ठीक, स्वदेश दर्शन योजना, उसका सेकंड जो सीरीज है मतलब 2.0 वो कब से लागू किया गया, 2023 से स्टार्ट किया गया। अब उस पहले जब इनिशियली स्टार्ट हुई थी स्वदेश दर्शन योजना तो इसमें अलग अलग सर्किट बनाए गए थे, जैसे राम सर्किट, बौद्ध सर्किट, अलग अलग सर्किट जो है टूरिज्म को जोड़ने की बात की गई, विलेज सर्किट, अलग अलग सर्किट्स बनाए थे ना कि विलेज सर्किट में अलग अलग गांव जो हैं उनके तीर्थ स्थल कराया जाएगा, बौद्ध सर्किट में बौद्ध भगवान से रिलेटेड जो भी स्थल हैं वहाँ पे ले जाया जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद राम सर्किट में क्या था, राम भगवान की जो जन्मस्थली से लेके जहाँ जहाँ भी उनके उनसे संबंधित जो हिस्ट्री है वहाँ पे टूरिज्म डेवलप किया जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं अब अपन कि स्वदेश दर्शन योजना 2.0 जो है उसमें बेसिकली 50 साइट्स हैं। 50 साइट्स में से 15 साइट्स किस जगह से ली गई, नॉर्थ ईस्ट से, मतलब ये जो 7 सिस्टर्स प्लस उनका एक भाई, वहाँ से क्या लिया गया, 15 साइट्स वहाँ से चूज की गई। ठीक, देखो केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना में के तहत पूर्वोत्तर के कितने स्थल, 15 स्थलों को विकास के लिए चुना गया, जिसका उद्देश्य क्या है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत में समृद्ध क्षेत्र पूर्वोत्तर में पर्यटन को बढ़ावा देना है। क्या करना है इसका, 15 साइट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या की गई, सेलेक्ट की गई डेवलप करने के लिए अंडर स्वदेश दर्शन योजना 2.0। और स्कीम किसकी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है सबसे पहला तो, जिसका एम क्या है, टूरिज्म, किसको प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, टूरिज्म, किस रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और रीजन रिच इन कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है क्या माना जाता है कि कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज में क्या है, समृद्ध है वो एरिया। ठीक, अब यहाँ पे देखें कि पर्यटन मंत्रालय ने 22-23 में राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के परामर्श से
गंतव्य केंद्र दृष्टिकोण के बाद टिकाऊ और जिम्मेदार सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य स्वदेश दर्शन योजना को चालू किया गया था। ठीक, अब 2.0 की बात की गई तो यहाँ पे कितने 50 में से 15 स्थल कहाँ किसके हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के। तो स्थल देख लेते हैं अपन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे बात करें 15 स्थलों में, तो पहला अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, ऊपर टॉप पे, मैप पे देखते जाओ तो समझ आता जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से जगह को इंक्लूड किया गया स्वदेश दर्शन में, तो नाचो और मेचुका। किस किस को, नाचो और मेचुका जो है अरुणाचल प्रदेश में उसको इंक्लूड किया गया। फिर उसके बाद आते हैं हम असम, तो ग्रीन कलर का वहाँ पे असम दिख रहा होगा। ठीक, असम में किस किस को इंक्लूड किया गया, तो जोरहट और कोकराझार को। ठीक, ऑनलाइन वाले आपके पास अगर मैप हो तो अच्छी बात है, सामने रख लो और देखते रहना। ठीक, तो असम में किस किस को, जोरहाट और कोकराझार को। और हमने अरुणाचल में कौन कौन से देखे थे, नाचो और मेचुका। ठीक, अब नेक्स्ट आता है मणिपुर। मणिपुर देखो मैप पे कहाँ है मणिपुर, नागालैंड के बाद नीचे देखने को मिल रहा है मणिपुर। तो मणिपुर में कौन सी जगह को इंक्लूड किया गया, मोइरांग। कौन सी जगह, मोइरांग को इंक्लूड किया गया। देखो वैसे आप हर जगह देख रहे हो तो दो दो जगह इंक्लूड की गई, लेकिन मणिपुर की सिर्फ एक जगह, कौन सी, मोइरांग। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय में क्या, शिलोंग और सोहरा। कौन कौन सी, शिलोंग और सोहरा को। मिजोरम, मिजोरम देखो वहाँ पे कहाँ है मिजोरम, मणिपुर के जस्ट नीचे मिजोरम। तो यहाँ पे आइजोल और चैम्फाई। तो आइजोल क्या है, मणिपुर की कैपिटल है, तो उसको इंक्लूड किया गया और चम्फाई को इंक्लूड किया गया। फिर नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड कहाँ है, अरुणाचल के जस्ट नीचे और मणिपुर के ऊपर। तो यहाँ पे किसको ऐड किया गया, न्यूलैंड और चुमू केदिमा। कौन सा, चुमू केदिमा। फिर आता है सिक्किम, इन 7 बहनों का एक भाई सिक्किम। तो सिक्किम में क्या है, गंगटोक और ग्लायशिंग। ठीक, ये ऐड किया गया। फिर उसके बाद आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा देखो कहाँ है, पूरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। ठीक, तो त्रिपुरा में अगरतला और उनाकोटी। अगरतला क्या है, त्रिपुरा की कैपिटल, और दूसरा उनाकोटी। तो ये क्या है, 15 साइट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट से क्या की गई हैं, सेलेक्ट की गई थी। किसके लिए, किसके लिए डेवलप करने के लिए, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के लिए। एक बार अब हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा आज। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, विद्या समीक्षा केंद्र की बात की। तो जो विद्या समीक्षा केंद्र जो थे VSKs, तो हमने क्या देखा, कहाँ पे इसको रिसेंटली कहाँ पे बनाए गए, तो हिमाचल प्रदेश के जो CM थे, कौन, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इनॉग्रेट किया था। कहाँ पे, शिमला में, हिमाचल में भी शिमला में। फिर उसके बाद किस लिए इसमें क्या किया गया, 3 चीज़ें याद रखना, कलेक्ट, एनालाइज और रिपोर्ट। मतलब डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसकी समीक्षा एनालाइज करना और उसकी रिपोर्टिंग करना। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, उनकी बेसिकली क्या करना, मॉनिटर करना, उनको एनालाइज करना, या आगे जो पॉलिसीज़ हैं उनकी फॉर्मुलेशन में मदद करना, जिससे एजुकेशन सिस्टम को टेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। उत्तर प्रदेश में फिनटेक हब की योजना, तो फिनटेक क्या है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ठीक, तो ऐसी टेक्नोलॉजीज की मदद से, ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी की मदद से फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स कंज्यूमर और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करना ही फिनटेक कहलाता है। ठीक,
तो अब ये कौन विकसित कर रहा है रिसेंटली? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। और सबसे पहले कहाँ पे, किसकी तर्ज पे बनाया जा रहा है? जापान और इंडिया में फिल्म सिटी मतलब मुंबई की तर्ज पे सबसे पहले मुंबई में लेके आया गया। ठीक, इसमें जैसे कौन कौन सी सर्विसेज दी जा रही हैं? एग्जाम्पल के लिए ब्लॉकचेन, अनुसंधान मतलब रिसर्च, फिर उसके बाद डिजिटल मनी, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, और फिर उसके बाद क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग मैंने क्या बताया था कि अलग अलग लोग जो हैं कंपनी स्टैब्लिश होने से पहले अपने शेयर्स उस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, जिससे बाद में वो उस कंपनी जो लिस्टेड नहीं, किस में लिस्टेड नहीं है? शेयर मार्केट में, क्योंकि अभी बनी नहीं है तो लिस्टेड कैसे होगी? उसमें पहले से ही अपने शेयर खरीद रहे हैं इनिशियल लेवल पे उसको बनाने के लिए। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या देखा कि गुजरात के गांधीनगर में भी गिफ्ट सिटी बनाई गई, मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक, फिर उसके बाद और कहाँ पे देखा? तमिलनाडु चेन्नई के नंदमबक्कम गांव में एक फिनटेक हब की भी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट हमने बात की हलाल ब्रांडिंग। तो हलाल ब्रांडिंग क्या होता है? मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनके लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं। इस पे बेसिकली मीट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि जो उनके लॉ के अकॉर्डिंग जिस तरीके से उसको काट के कंज्यूम किया जाता है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, उसके लिए एक ब्रांडिंग दी जाती है, उसको ही क्या बोलते हैं? हलाल ब्रांडिंग। अब हलाल ब्रांडिंग जो है यहाँ पे क्या किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। कब? 18 नवंबर 2023 को। क्यों बैन कर दिया गया? क्योंकि एक केस आया पुलिस के पास 17 नवंबर 2023 में, उसमें क्या बताया गया कि उस पर मामला जो है दर्ज किया गया आईपीसी की कुछ धाराओं के बेसिस पे, जैसे 120B। 120B क्या बोलता है? अपराधित षड्यंत्र का अपराध, ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब कॉन्स्पिरेसी करके आप कोई क्रिमिनल क्राइम वगैरह कर रहे हैं उसके बेसिस पे, या फिर 133A मतलब आप डिफरेंट ग्रुप्स या कम्युनिटीज़ जो हैं उनमें वैमनस्यता या एनिमिटी, दुश्मनी फैलाने का काम कर रहे हैं। और 298 क्या बोलता है कि वर्ड्स इंटेंडेड टू हर, किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को आप आहत कर रहे हो अपने शब्दों से। या फिर 384 में एक्सटॉर्शन या फिर फिरौती की बात की गई। और 420 फिर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 240 में फ्रॉड है। 471 में क्या है? फेक डॉक्यूमेंट को, जाली दस्तावेज को रियल बताने का काम। और 505 में लोगों को आप पागल बनाने का काम कर रहे हो, तो इनके अंडर दर्ज किया गया। उसी के बाद क्या किया है? हलाल ब्रांडिंग को बैन कर दिया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। अब हमने कुछ कंपनीज की बात की जो हलाल सर्टिफिकेशन देती है, जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई और जमियत उलेमा हिंदू हलाल ट्रस्ट कहाँ का है? ये दिल्ली का। फिर हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई का, और जमात उलेमा महाराष्ट्र का है। ये हलाल ब्रांडिंग करने का काम करती थी। फिर उसके बाद अयोध्या में हमने देखा 2023 में 22 लाख दिए जला के गिनीज वर्ल्ड में शामिल किया गया। अभी 24 में कितने जलाए गए? तो 25 लाख जो है 2024 में दिए जलाए गए। ठीक, फिर उसके बाद कब से स्टार्ट हुआ ये दीपोत्सव? 2017 से स्टार्ट हुआ। 17 में कितने जलाए गए थे? 51,000। फिर उसके बाद 22 में कितने जलाए गए? 17 लाख। 23 में 22 लाख और 24 में 25 लाख। ठीक है। और 22 जनवरी को क्या किया गया? अयोध्या में मंदिर का निर्माण किया गया। ठीक, नींव रखी, ठीक, निर्माण नहीं उद्घाटन किया गया। हाँ, फिर उसके बाद नागालैंड म्युनिसिपल बिल 2023। तो इस बिल के अकॉर्डिंग क्या किया गया? ये बिल जो है पास हुआ तो 33% जो सीट्स थी अर्बन लोकल बॉडीज़ में या म्यूनिसिपल में, उसको किसके लिए रिजर्व कर दिया गया? विमेंस के लिए रिजर्व कर दिया गया। लेकिन
जो एक्ट जो था प्रोविजन ऑफ 1/3 रिजर्वेशन पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन इन अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो चेयरपर्सन जो अध्यक्ष के लिए जो बुक होती हैं 1/3 सीट्स जो बुक थी कहाँ पे पहले से ही जो म्युनिसिपल एक्ट था उसमें उसको लागू नहीं किया गया। बस क्या बोला गया, विमेंस के लिए 33% सीट रिजर्व होंगी, चेयरपर्सन के लिए 1/3 का कोई प्रावधान इसमें नहीं रखा गया। फिर आता है उत्तर प्रदेश का ड्रोन ऑपरेशन सिक्योरिटी पॉलिसी 2023। तो इसमें क्या बोला गया कि जो ड्रोन्स हैं आप उनको आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। पहला तो हर ड्रोन की क्या होगी, एक यूनिक आइडेंटिटी होगी, और जो मॉनिटर करने का काम करेगा वो पुलिस स्टेशन लेवल से ड्रोन को मॉनिटर करने का काम किया जाएगा। और क्या था, 3 जोन बताए थे, ग्रीन जोन, रेड और येलो जोन। तो ग्रीन जोन कौन सा जोन होता है, जिसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं, परमिशन की ज़रूरत नहीं है। रेड जोन कौन से होते हैं, जिसमें पूरी तरीके से बैन होगा। और येलो जोन कौन से जोन होते हैं, जिनमें आपको ड्रोन को प्रोसेस करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए परमिशन की ज़रूरत लगती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमने देखा था काउ सेंसस। तो यूपी गवर्नमेंट क्या करेगी, काउ सेंसस करवाएगी। किसको, 3 चरण में काउ सेंसस करवाई जाएंगी। और जो गाय हैं, जो गऊ जो होती हैं वो निराश्रित होंगी, जिनके पास आश्रय नहीं होगा कोई, उनके लिए काना ग्रूव्स वगैरह बनाए जाएंगे और गौ सेवकों को उनको दे दिया जाएगा, जिससे कि वो उसकी अच्छी तरीके से सेवा कर सकें। ठीक, और बाद में और जो गवर्नमेंट की पहले से जो स्कीम्स चल रही थी उसके लिए उन लोगों को उस स्कीम के अंदर गायों को दे दिया जाएगा, जिससे कि उसके बाय प्रोडक्ट से आप कुछ और भी प्रोडक्ट्स जनरेट कर सके। ठीक, फिर उसके बाद हमने एक चीज़ और क्या देखी, जियो टैगिंग। तो जियो टैगिंग में क्या करेंगे कि गाय जो होंगी उनके ऊपर कोई चिप वगैरह फिक्स कर दी जाएगी, जिससे कि जो गाय है उसके ओनर का पता लगाया जा सके कि गाय आखिर है किसकी। मतलब बेसिकली उसका एक यूनिक आइडेंटिटी होगा जिस पे उसके पालक का पता वगैरह जिससे लगाया जा सकता है। चिप वगैरह को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और क्या देखा हमने कि 11.85 लाख जो गाय या काऊ थी उनको प्रोटेक्ट किया गया। कितने इंस्टीट्यूट में, 6, 8, 8, 9 ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट या साइट्स पे उनको प्रोटेक्ट किया गया। और 1.85 लाख से ज़्यादा काऊ जो है वो गौ सेवकों को दे दी गई। किस स्कीम के अंदर, चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेशन स्कीम फॉर काऊ कंजर्वेशन, इस स्कीम के अंदर गौ सेवकों को प्रदान की गई। अब प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए झारखंड गवर्नमेंट ने क्या किया, 9 स्टेट्स जो हैं उनके साथ एग्रीमेंट किया, क्योंकि जो प्रतिशतता थी श्रमिकों की या जो माइग्रेंट श्रमिक जो होते हैं या लेबरर्स होते हैं प्रवासी, उनकी प्रतिशतता ज़्यादा थी झारखंड में। इसलिए जो वहाँ के कैबिनेट जो थी उन्होंने हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 3 नवंबर को ये लॉ पास किया और 9 जो स्टेट है उनके साथ एग्रीमेंट किया जो श्रमिक हैं उनके वेलफेयर के लिए। ठीक, कौन कौन से 9 स्टेट थे, तो तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और केरला। देखो नीचे वाले हो गए वैसे तो, देखो कौन कौन से, तमिलनाडु और केरला पास पास में। फिर उसके बाद वहीं पे पास में कौन सा है, कर्नाटका हो गया। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक, फिर तेलंगाना भी वहीं पे है, महाराष्ट्र ऊपर और इधर गुजरात। फिर बात कर लेते हैं ऊपर, तो सबसे ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे और कौन सा रह गया, दिल्ली, और एक दिल्ली रह गया। बाकी सारे नीचे के कवर हो गए हैं। ठीक, ऐसे याद कर लेना, हो जाएगा याद, नीचे के सारे हो गए, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, ये पूरी एक सीरीज। और ऊपर गए तो हरियाणा और इधर दिल्ली। ठीक, अब केरला जो गवर्नमेंट है उसको रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म जो है, उस रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की अवार्ड जो है 2023 का, वो 6 कैटेगरी में दिया जाता है। लेकिन 23 वाला किस कैटेगरी में, बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड के लिए किसको दिया गया, केरला गवर्नमेंट को दिया गया। इसके पहले भी इनको ये अवार्ड मिल चुका है।
अब ये जो अवार्ड है किस लिए दिया जाता है, किसको प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ और एंड विमेन इंक्लूसिव इनिशिएटिव, महिला समावेशी पहल को बढ़ावा देने के लिए, या फिर ऐसा टूरिज्म डेवलप करने के लिए जो विमेन फ्रेंडली हो, महिलाओं की अनुकूल हो। ठीक, उसके लिए किसको दिया गया, केरला गवर्नमेंट को। अब अरुणाचल प्रदेश में कौन सा फ्रॉग, म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति पाई गई, तो और उसका नाम क्या है, निडिराना नोआ दिहिंग। ठीक, तो निडिराना क्या है, उसकी जीन्स या जिस जीनस से वो बिलोंग करता है वो निडिराना है, और नोआ दिहिंग क्या है, जिस नदी के किनारे वो मिला उसको नोआ दिहिंग बोलते हैं। अब बेसिकली कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया गया ये अरुणाचल प्रदेश में भी, तो चांगलांग और लोहित जिलों में पाया जाता है। और इसकी क्या फीचर्स देखे गए कि दलदली इलाकों में, तालाबों में और राइस या पैडी फील्ड्स जो है वहाँ पे रहते हैं और अंडा देने के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं। अब दूसरा हमने देखा सी बकथॉर्न फल जो है कहाँ पे जीआई टैग मिला है इसको, लद्दाख में। लद्दाख में ये चौथा जीआई टैग है, इसके पहले 3 और मिला है, पश्मीना को और एप्रिकॉट। कौन सा एप्रिकॉट, रैक्सी कार्पो खुबानी या फिर एप्रिकॉट को मिला, और एक और किसको मिला, लद्दाख की लकड़ी के नक्काशी के लिए। और अगर देखें तो दूसरा फ्रूट के लिए दूसरा सी बकथॉर्न को मिला, पहला एप्रिकॉट था। छाऊ पर्व हमने देखा कहाँ पे मनाया गया 2023 में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से 15 से 17 नवंबर 2023 को मनाया गया। और बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, जो ट्रेडिशनल जो फोक नृत्य या डांस वगैरह है उनके जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों में उनके जीर्णोद्धार के लिए। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे पारंपरिक नृत्य शैली की जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, ठीक, ये उसका उद्देश्य हो गया। और छाऊ नृत्य जो है बेसिकली कहाँ देखा जाता है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में किया जाता है, वहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है। और किसने आयोजित किया इसको, संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली ने आयोजन करवाया था इसका। अंतर्देशीय मतलब इनलैंड फिशरीज में किसको फर्स्ट पोजीशन मिली, तो यूपी गवर्नमेंट को फर्स्ट पोजीशन मिली। कब, 21 नवंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड फिशरीज डे। उस दिन से 21-22 2023 को अहमदाबाद में इसके लिए एक आयोजन हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें रेटिंग्स दी गई जिसमें यूपी टॉप पे था। और यहाँ पे इनकी आंकड़ों की बात कर लें तो जब 8.9 लाख मैट्रिक टन्स का उत्पादन फिशरीज़ का 2022 में जो हो रहा था, 2023 में कितना हो गया, 9.15 लाख मैट्रिक टन्स बढ़ गया। फिर उसके बाद इसी तरीके से फिश के जो सीड प्रोडक्शन है उसमें बात की तो 27,128 लाख मैट्रिक टन जो 2022 में था, जो 23 में कितना पहुँच गया, 36,187 लाख मैट्रिक टन्स। अब नेक्स्ट हमने देखा था अनपरा ई तापीय परियोजना। तो अनपरा जो ई तापीय परियोजना थी वो कहाँ पे शुरू की गई, यूपी में, बेसिकली सोनभद्र जिले के अनपरा में 1600 मेगावाट की बिजली संयंत्र क्या किया गया, स्थापित किया गया है। उस पर बेसिकली मंजूरी दी गई और उसी का नाम क्या है, अनपरा ई तापीय परियोजना को मंजूरी दी गई। किसके द्वारा इसको लगाया गया, तो मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा सेट किया गया है प्रोजेक्ट, जो किस किस का जॉइंट वेंचर है, तो UPRVUNL और NTPC का। स्वदेश दर्शन योजना हमने देखी, पहले से चली आ रही थी स्वदेश दर्शन योजना, उसके बाद 2.0 22-23 में अभी चालू किया गया। उसमें से हमने देखा कि 50 जो साइट्स थी उसमें से 15 साइट्स कहाँ पे विकसित करने की बात की, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और सिक्किम। ये 8 स्टेट की से 15 साइट्स चूज़ की गई और उनको डेवलप करने की बात की गई। नॉर्थ ईस्ट से ही क्यों ली गई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो क्या है, कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल जो चीज़ें हैं वहाँ पे रिच है वहाँ पे। ठीक,
फिर उसके बाद कौन कौन सी साइट देखी गई इसके अंदर, तो अरुणाचल प्रदेश का नाचो और मेचुका, असम का जोरहट और कोकराझार, मणिपुर की कौन सी साइट है, मोइरांग जिसको विष्णुपुर भी बोलते हैं, उसके बाद मेघालय का कैपिटल शिलोंग और सोहरा, फिर मिजोरम की कैपिटल आइजॉल और चैम्फाई, नागालैंड में न्यूलैंड और चोमुकेदिमा, और सिक्किम का गंगटोक और ग्यालसिंग, त्रिपुरा का अगरतला और उनाकोटी। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है, कल फिर कंटिन्यू करेंगे।